मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं बीच में सर काफ़ी बड़ा है, मैं वहाँ आ जाऊँ? अब ठीक है सर। इस हॉल के अंदर आने के पहले मुझे ऐसे महसूस हुआ, मैं दिल्ली बहुत कम आता हूँ। दक्षिण भारतीय होने की वजह से हम लोग साउथ इंडिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं मेरे जीवन में पहली बार यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आया था 94 में, मई 26, 1994। मेरा इंटरव्यू उस दिन सबसे लास्ट में था। वो इंटरव्यू में जाने के पहले हॉल के बाहर बैठे रहते बेरोजगार। सिटी बस में आया मैं, फिर यूपीएससी बिल्डिंग में इंतज़ार करते रहा कब मेरा टर्न आएगा। बहुत टेंशन में था मैं, गलती से नौकरी मिल गया। आज यहाँ बैठे बैठे मेरे को पहली बार टेंशन लगा, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया कि बहुत हॉस्टाइल क्राउड है, कोई जूता मारेंगे, कोई पत्थर मारेंगे, कोई इंक फेंकेगा, ऐसा वैसा करके। यहाँ आप तो बड़ा प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को देख के मेरा टेंशन दूर हुआ। मैं तो यूपीएससी स्टूडेंट टाइप ही लग रहा था मेरे को। आप मेरे को देख लिए होंगे, कल्लूरी मतलब कोई 6 फुट, रामायण में रावण जैसा बड़े बड़े मूंछ, बाहुबली टाइप लोग सोचते हैं। यही है कल्लूरी, कुछ नहीं। परसेप्शन चेंज करना पड़ता है। एक परसेप्शन क्रिएट होता है जाने अनजाने में। कभी अच्छा परसेप्शन बन जाता है, कभी गलत परसेप्शन बन जाता है। जब तक दूरी नहीं मिटेगी वो परसेप्शन नहीं बदलता है। मैं 2004 से नक्सल फील्ड में काम कर रहा हूँ। 3 अलग अलग रियलिटीज को मैं महसूस कर रहा था। एक बस्तर, दूसरा रायपुर, तीसरा दिल्ली। ये तीनों अलग अलग रियलिटीज में, रियलिटी एक ही है, अलग अलग परसेप्शंस में जी रहे थे। समस्या वही है, ये दूरी पाटने का क्रम में ही ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। बस्तर को रायपुर में या दिल्ली में बैठ के नहीं समझ सकते हैं। बस्तर को समझने के लिए बस्तर जाना पड़ेगा, यहाँ के लोग बस्तर जाके घूमना पड़ेगा, बस्तर के लोगों को यहाँ ले आना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए, परिचर्चा करना चाहिए, सुख दुख जानना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं बस्तर की 40 लाख जनता के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। बट जो परसेप्शन दिल्ली में बना है या पूरा देश में बना है, वो कुछ चंद हैंडफुल लोग ही बनाए हैं। उस नैरेटिव को, उस स्क्रिप्ट को, उस परसेप्शन को चेंज करने का समय आ चुका है और बहुत तेजी से ये प्रक्रिया चल भी रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, आप छत्तीसगढ़ आइए और जेएनयू का नाम लीजिए। एक आम आदमी ऐसा समझता है कि जेएनयू मतलब सभी देशद्रोही लोग हैं, एंटी नेशनल्स है,
भारत देश को तोड़ो मरोड़ो, ये करो वो करो, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। और एक परसेप्शन बना है। वास्तविकता ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, नहीं भी होंगे, बट ये परसेप्शन है कि छत्तीसगढ़ में या पूरा देश में, मैं साउथ इंडिया का हूँ, घूमते रहता हूँ सब जगह, क्योंकि बाहर घूमेंगे तो कम से कम पत्नी से निजात मिल जाता है। तो अब डॉक्टर बुद्धदेव जी जैसे चिल्ला रहा था, वैसे हमारी पत्नी भी थोड़ा ऊंची आवाज की है। तो मैं प्रोफेसर साहब का सुन के मेरे को वही लग रहा था, मैं घर से भाग के आया हूँ, यहाँ भी वही लग रहा था। बस्तर का हालात मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ एक पीपी करके एक है। पीपी मतलब लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझते हैं, पीपी मतलब पत्नी पीड़ित संघ, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हमारे पत्नी पीड़ित संघ में विवाह का एक डेफिनेशन है, मैरिज का। इसमें अधिकतर यंग दिख रहा है, शादी नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ शादी का डेफिनेशन ये है कि दो व्यक्ति मिलके जीवन भर कुछ समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, जो समस्या पहले थे ही नहीं। ये हमारे शादी का डेफिनेशन, पीपी का, पत्नी पीड़ित संघ का। वैसे ही बस्तर में आदिवासी बहुत खुश रहते थे। बस्तर के बारे में आपको कुछ भी जानना है, राजीव रंजन प्रसाद जी का एक किताब है आमचो बस्तर, वो पढ़िए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। बस्तर में, बस्तर के आदिवासी बहुत सीधे साधे लोग हैं। दे कैन डिराइव अनलिमिटेड हैप्पीनेस फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस। वो कभी भूखा नहीं मरता है, एम्बिशियस नहीं है, कुछ नहीं चाहता है। वो अपने जल जंगल जमीन, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने नाच, अपने गाना में बहुत खुश रहता है। कुछ क्रांति क्या है, चाइना क्या है, माओ कौन है, जेएनयू क्या है, वो कुछ नहीं मालूम उसको। वो बड़ा खुश रहता है। दुर्भाग्य से बस्तर से लगा हुआ हमारा आंध्र प्रदेश, मैं भी वहीं के पैदाइश हूँ। आंध्र प्रदेश से नक्सलाइट्स बस्तर आया, वो लोग थोपे, नक्सलवाद बस्तर के आदिवासियों के ऊपर थोपा गया बिकॉज ऑफ ए जियोग्राफिकल एक्सीडेंट। सिंस बस्तर happens to adjoin Andhra Pradesh, the Maoists came from Andhra. They started using Bastar as a shelter point, और ये एक इज़म उन लोगों के ऊपर थोपा जिसका कोई उन लोगों को ज़रूरत था ही नहीं। वो लोग कभी क्रांति, रेवोल्यूशन, वो लोग जानते नहीं, वो सीधे साधे लोग हैं। और फिर इन लोगों को कुछ सपना दिखाया, अपना राज आएगा, आपका सरकार आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और बस चल रहा है वो, जैसे कोई समस्या था ही नहीं। कोई समस्या बस्तर में थी ही नहीं। ये लोग आके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, इज़म, क्रांति दुनिया भर के शुरू करके फिर उसको करने के लिए माओइस्ट बोलते हैं कि क्रांति गरीब आदमी का भूखे पेट से निकलता है। आदिवासी कभी भूखा रहता है नहीं, तो उसकी क्रांति की क्या जरूरत है, थोपा हुआ है। अब सुन सुन के परेशान बस्तर के आदिवासी, अपना सरकार आएगा, अपना राज आएगा। आदिवासी अपने राज कब से एंजॉय कर रहे थे। लंच के बाद अपन सब बैठे हैं, तो बहुत गंभीरता से नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था
लंच के बाद जो भी क्लास होता था मैं सो जाता था। फिर टीचर लोग बहुत नाराज होते थे। मैं बोलता सर मैं बड़ा गहन चिंतन कर रहा हूँ, आप इतना बढ़िया टीच कर रहा है कि मैं चले गए ध्यान में। तो यहाँ कुछ ध्यानी लोग होंगे तो उनको लिए ध्यानी लोगों के लिए कुछ बताऊंगा बस्तर के माओइज्म के बारे में। इतना दूर से आए हैं, कम से कम आप लोग जग के सुनना चाहिए। एक फकीर मेरे टाइप एक राजा के पास जाता है और एक गाना गाता है। राजा बोलता है कि वाह बहुत बढ़िया गाना गाया हो, तुमको मैं चांदी का आभरण दूंगा। तो खुश हो जाते हैं फकीर, बोलते हैं हुजूर और एक गाना और एक गाना गाया। फिर राजा खुश हो जाता है, बोलते हैं चलो इस बार तुमको सोना का आभरण दूंगा। तो और गाता है, इस बार डायमंड्स देते। ऐसा जमीन आधा राज काफी कुछ राजा देता है। फिर फकीर बड़ा खुश होकर, फकीर में तो बैचलर नहीं ना, हाँ ठीक, तो हिंदी मेरा थोड़ा कमजोर है। तो फकीर फिर घर जाके अपनी पत्नी को बोलता आज मैं वहाँ बहुत जबरदस्त गाना गाया और पूरा कोर्ट पूरा सभा मंत्रमुग्ध हो गया, राजा ने मेरे को ये दिया। फिर वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि सोना कब आएगा, चांदी कब आएगा, आधा राज कब मिलेगा, कोई आता ही नहीं है। महीना 2 महीने के बाद घर में पत्नी शुरू हो जाती है, तुम बोले ये आएगा, तुम बोले वो आएगा, कुछ भी ठेंगा है क्या है, जाओ। और फिर वो जाता है, पत्नी बोले तो जाना ही पड़ता है जी, शादीशुदा लोग समझते हैं पत्नी का आदेश तो मानना ही पड़ता है। तो फिर वो बेचारा आता है राजा के पास और बोलता है महाराज मैं इतना बढ़िया गाना गाया और आप बहुत कुछ मेरे को दिए मगर पहुंचा नहीं कुछ भी। राजा बोलता है देखो ये सब लेन देन को छोड़ दो, तुम तो फकीर आदमी हो, तुम कुछ गा रहे थे मेरा कान को अच्छा लगा और मैं कुछ बोल रहा था तुम्हारा कान को अच्छा लगा, हो गया। नक्सलाइट्स आदिवासियों के साथ यही कर रहे हैं, तुम्हारा राज आएगा, अपना सरकार है। क्या सरकार है? आदिवासी परेशान है, क्या सरकार? ये कोई राम गोपाल वर्मा का सरकार 1 2 3 है क्या? केंद्र सरकार आदमी समझता है, राज्य सरकार समझता है, जनता ना सरकार, ये क्या? एक समाज में कितने सरकार होते हैं? भारत देश में जनता ना सरकार क्या है? एक समाज में एक आर्मी होता है, पीएलजीए क्या है? पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। Such forces should be crushed. There is no option. And it is the duty of police to very seriously handle any threat to internal security and any challenge to the sovereignty of India. ऐसे माओवादी आके भोले वाले आदिवासी जिनको कोई क्रांति की जरूरत नहीं है, जिनको किसी वो अपने में बड़ा खुश रहते हैं, आंध्र प्रदेश से बंगाल से यहाँ से वहाँ के थोक के उनका जीवन बर्बाद करके रखे हुए। एक ओर से मैं आदिवासी का डायलेमा बताता हूँ। एक ओर से बोलते हैं हम आदिवासी हितैषी है। 2000 से लेके आज तक नक्सली लोग, कल ही हम आंकड़ा निकाल रहे थे, 2000 ट्राइबल्स को सिर्फ बस्तर में हत्या कर चुके। रोज आदिवासियों का हत्या नक्सलाइट करता, एवरी डे। फिर एक कौन सा आदिवासी हितैषी है? ये विडंबना है जो आदिवासी समझ नहीं पाता। ये बात भी सही है, दोनों ओर से पिसे रहता है, पुलिस से भी। मैं एक
मैं एंटी नक्सल काम क्यों शुरू किया इतना सीरियसली, वो बात आप लोगों से शेयर करने के लिए मेरे डीजी साहब ने मेरे को कल बताया था। इसलिए कुछ लोग जो मेरा भाषण पहले सुने होंगे, ये घटना सुने होंगे, ये घटना बताकर फिर मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं पहले काफ़ी बड़े बड़े चार्जेस एज एसपी होल्ड किया था। 2004 में कुछ कारणवश मुझे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में एक नक्सल प्रभावित जिला भेजा गया। उस समय मुझे कोई मन नहीं था कि नक्सलाइट का, उस जिले में कोई भी एसपी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहा और बहुत कम डायरेक्ट ऑफिसर्स को पोस्ट होता था। जब मैं वहाँ गया तो मैं भी यही सोचा कि छुट्टी उट्टी लेके चले जाएंगे या कुछ दिन काम करके कोशिश करके और कहीं चले जाऊँगा। एक दिन मैं एक पुलिस स्टेशन गया, ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद भी वहाँ एक व्यक्ति थाने में बैठा हुआ था, बड़ा दुखी था। मैं उसे पूछा कि कौन है भाई? अब मैं एसपी था तो मेरे साथ एडिशनल एसपी, सीएसपी, थानेदार लोग रहते हैं। मैं उस व्यक्ति को बुला के पूछा कि तुम कौन हो? तो वो बोला मैं एसपी हूँ। तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं एसपी था तो ये क्यों एसपी बोल रहा है? तो मैं बोला तुम कौन सा एसपी हो? तो बोला मैं सरपंच पति। अच्छा बोल यार। मैं बोला हाँ बताओ क्या? तो फिर मैं कौन हूँ? तो वो बोले आप कप्तान हैं। तो गांव वाले वहाँ एसपी को कप्तान बोलते हैं, तो उनके भाषा में मैं कप्तान था और वो एसपी था। मैं बोला चलो बढ़िया एसपी, बताओ क्यों आए हो यहाँ पे? तो उन्होंने एक कहानी बताया जो मेरे डीजी साहब, हमारे डीजी साहब है श्री अमरनाथ उपाध्याय, उनको बहुत अच्छा लगता है। कल मेरे को स्पेसिफिकली बुला के बोला कि तुम ये घटना जरूर बताना। तो उस व्यक्ति से मैं पूछा तुम थाना क्यों आए? वो व्यक्ति बोला कि सर मेरे को पुलिस वाले ले आए हैं और कुछ मारपीट भी किया है उनके साथ। तो थोड़ा मैं जनता से मिलजुल के रहता हूँ। मैं एक बहुत साधारण परिवार से आया हुआ हूँ, तो साधारण लोगों से मिलना जुलना मैं पसंद करता हूँ। मैं उसको अलग से ले जाके पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्यों मारे पुलिस वाले, क्यों मारे? तो उन्होंने बताया कि वो पहाड़, एक पाट करके एक एरिया है, वहाँ रहता है, यादव आदमी था वो। उसके एक रात पहले वहाँ झारखंड से कुछ माओइस्ट कमांडर्स और माओइस्ट दलम उनके गांव गए थे और मीटिंग के बहाने वो घर के जितने मेल मेंबर्स रहता है सबको कोई स्कूल के पास ले गया, वो हम मीटिंग करवाया। रात का समय था। बाद में इनके घर में खाना बनाने के लिए बोले थे। खाना खाने के लिए माओइस्ट कमांडर्स इनके घर आए। तो घर की महिलाएं ने घर के बाहर उन लोगों को खाना परोस रहे थे। तो कमांडर लोग झारखंड से आते हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमको सब, जैसा सर बोल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है हमको बाहर से ही आते हैं। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में झारखंड बिहार से आते हैं और साउथ में आंध्र प्रदेश से आते हैं। और ऑफकोर्स मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए इम्पोर्टेड आइटम ही हूँ, मैं पुलिस में हूँ, वो लोग उस साइड ऑफ डिफेंस है। तो कमांडर लोग बोले कि आप हमको बाहर खिला रहे हैं, आप अपने परिवार वालों को यही खिलाते हैं क्या?
तो लेडीज़ बोले नहीं, हम यहाँ नहीं खिलाते। फिर आंगन में खिलाने लगा तो बोले आपके परिवार वाले भी यही खिलाते हैं क्या? नहीं। फिर घर के अंदर 2-3 कमांडर लोग आके खाना खाए। बाद में उस घर में महिलाओं के साथ वो लोग अत्याचार किया, जिसका ये प्रत्यक्षदर्शी था जो आदमी थाने में बैठा हुआ था। उनके मन में बहुत पीड़ा गुजरी कि कोई कमांडर बहू के साथ सो रहा है, कोई कमांडर पत्नी के साथ सो रहा है, कोई कमांडर बेटी के साथ सो रहा है। बहुत पीड़ा, और पुलिस उतना सक्षम नहीं थी कि उनको निजात दिला पाए। ठीक है, रात हो गया, वो लोग चले गए। दूसरे दिन पुलिस पहुंची उसी गाँव, और फिर पुलिस बोली कि रात को नक्सलाइट आए थे। तो आए थे, किसके घर में खाना खाए? इसके घर में खाना खाए, मतलब ये नक्सली सहयोगी है। तो इसको थाना ले आए और इससे पूछताछ करके मारपीट कर रहे थे। ये विडंबना है। जब वो व्यक्ति ने मेरे को समझाया, मुझे बहुत खराब लगा। बाद में उस व्यक्ति की मदद से हम लोग वहाँ बहुत अच्छा एनकाउंटर किए, और जो दुष्कर्म किया वो लोग अभी यहाँ नहीं है, चले गए कहीं ऊपर। ऐसे छोटे छोटे घटनाएं चलते चलते हमको जाने अनजाने में फेस करते हैं। फिर हमको एक धारणा बन जाती है कि ये नक्सलाइट्स की वजह से आदिवासी बहुत परेशान है। यदि 130 करोड़ जनता से 130 करोड़ होगा अपना भारत देश पॉपुलेशन, इतने में से 80 IPS ऑफिसर्स चुने जाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कम से कम इन लोगों को कुछ राहत दिलवाए। बट जैसा आप जानते हैं, अच्छाई करना का रास्ता अपहिल है। बहुत एक आदिवासी बहुत डायलेमा में जी रहा है, बहुत विडंबनाएं हैं, बहुत विसंगतियां हैं। उसको दूर करने के लिए सुरक्षा बल कोशिश करती है। इस प्रयास में अभी तक 1100 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। कई हम केसेस झेलते रहते हैं, रिट्स झेलते रहते हैं। आपका जानकारी के लिए मेरे खिलाफ 5 CBI केसेस है, 24 से ज़्यादा रिट्स चल रहा है। आज मैं कोई पोस्ट में नहीं हूँ, मैं IG बस्तर नहीं हूँ, कोई भी नक्सलाइट पोस्ट मेरे पास नहीं है। बट एक मिशन के रूप में हमने एक शुरू किया है, तो उस पैशन में हम लोग करते रहते हैं। कल मेरी पत्नी टोक रहे थे कि तुम्हारे पास पोस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तो मैं एक फिल्मी डायलॉग मारा अक्षय कुमार का। मैं बोला तबादला, ट्रांसफर को हिंदी में तबादला बोलते हैं। तबादला से इलाका बदल सकता है, इरादा नहीं। हमको एक बहुत बड़ा विलन के रूप में, राक्षस के रूप में, क्या कलूरी मतलब 100 हाथ है, एक कुचल लाता है, गोली मारता है, दुनिया भर का परसेप्शन बनाया गया पूरा देश में, विश्व में। एक सिर्फ एक परसेप्शन है। आप लोग बस्तर चले जाइए, मेरा गारंटी, आई थिंक दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, 40 लाख जनता it बस्तर में, 5 लोगों से ज्यादा मेरा विरोध नहीं करेगा। ऑन रिकॉर्ड मेरा चैलेंज है। मेरे को विरोध वही करता है जो या इस धंधे में फंसे हुए हैं,
या जो मेरे को नहीं जानते। ये तीनों अलग अलग रियलिटीज़ है या अलग अलग परसेप्शन है, बस्तर, रायपुर, दिल्ली। इसको ब्रिज करने का विगत 3 महीने में हम बहुत प्रयास किया है, सफल भी हुआ है। यहाँ के कुछ लोग बस्तर आए, देखे, समझे। उसी क्रम में मेरे को भी यहाँ बुलाया गया। ये मेरा पहला दिल्ली में पहली लॉन्चिंग है मेरा। आते रहूँगा, आपके मन में जो भी भ्रांतियाँ दूर करूँगा। हम एक बहुत सीधे साधे एक रेलवे बुकिंग क्लर्क का मैं बेटा हूँ। 94 में जब मैं इंटरव्यू देने आया, रेलवे प्लेटफॉर्म में तैयार होके सिटी बस में यूपीएससी बिल्डिंग जाके इंटरव्यू देके फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस पास होके सर्विस में आया हूँ। सरकार ने मेरे को बहुत कुछ किया, तो मन में रहता है कि ये गरीब लोगों का मेरे रहते कुछ भला हो जाए, लोग याद रखें कि सभी पुलिस वाले बुरा नहीं रहते। इसी के लिए हम लोग करते हैं। नक्सल फील्ड में काम करने की वजह से मेरा एक पैर जेल में रहता है और एक पैर बाहर रहता है। कई एजेंसीज मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे फ़ोन सुनते रहते हैं और मेरे सर्वेलेंस सब चलते रहता है, बट मैं बड़ा धड़ल्ले से करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने को समाज के लिए देना पड़ता है। मेरे 40 लाख आदिवासी बस्तर का उनको वॉइस नहीं है। जो हैंडफुल लोग परसेप्शन बना रहे हैं वो लोग बहुत वोकल है, बहुत वोकल है, बट अंत में हम जीतेंगे। नक्सली आदिवासियों को खुशी छीन लिया है। अब आप राजीव रंजन प्रसाद जी का किताब पढ़ेंगे, बस्तर के आदिवासी दशहरा 70 दिन मनाते। कितने दिन? 90 दिन दशहरा मनाते हैं। इतना कला प्रेमी लोग हैं, वो उनको कुछ नहीं चाहिए। वो लोग अपना नाच, अपना गाना, अपना ढोल, अपनी बाजा, अपनी संस्कृति, अपना त्योहार, शादी से बहुत खुश रहते हैं। आदिवासी कभी भूख से नहीं मरता। आदिवासी टोटली एम्बिशन लेस है। ऐसे लोगों को कहा क्रांति, वो रायपुर क्या है, दिल्ली क्या है नहीं जानते, उसको क्या चाइना का माओ को क्या जानेगा। तो एक गलत परसेप्शन कुछ इंटेलेक्चुअल बनाए हैं उनके स्वार्थ के लिए। वो क्यों बनाए वो भी मैं बाद में बता दूंगा। माओइस्ट किसी का खुशी देख नहीं पाते, उनको हमेशा गंभीर होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। क्या है, मैं थाना जाया करता था शाम के टाइम। क्या ना, हम भले आईजी बन गया हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो चाय पीने मैं थाना जाके देखते रहते तो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। तो क्या सवाल पूछेंगे यार, यूपीएससी का हो गया। चलो एक घटना बोल के समाप्त करूंगा। मैं थाना जाया करता था, तो देखा एक व्यक्ति रोज आके थानेदार के पीछे पड़ा है, कुसुर। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, फिर मैं उसको बुलाया। बोला क्या, जब भी मैं शाम को आता हूँ तुम भी आते हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कि सर मेरी पड़ोसी की पत्नी गुम हो गई। तुम्हारी पत्नी तो मेरी पत्नी तो है, तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी गुम हो गई, तुम क्यों रोज थाना आ रहे हो? फिर मैं थानेदार को बुलाया, इसका प्रॉब्लम क्या है? तो इसकी पत्नी है, तो बोले हाँ मेरी पत्नी तो घर में है। फिर पड़ोसी की पत्नी, तो पड़ोसी की पत्नी गुम हो गई है। तो मैं बोला तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोला सर जब से उसकी पत्नी गुम हो गई वो भारी खुश है, खुश भी होना चाहिए।
जल्दी पकड़ी उसको पत्नी को। वो खुश क्यों होना चाहिए? नक्सलियों का भी यही है। आदिवासी खुश क्यों होना चाहिए? आदिवासी नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, लाल झंडा पकड़ के क्रांति क्रांति, क्या क्रांति है? खुश है आदिवासी अपनी जगह, अपनी खेती, अपनी बाड़ी, अपना जंगल, अपना जमीन, अपनी कला, अपनी संस्कृति। कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, वो वेरियर एल्विन का थ्योरी ऑफ आइसोलेशन या नेशनल पार्क पॉलिसी, खुश रहता है वो अपना। जबरदस्ती उसको थोप के, वो क्या जानते हैं कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, यहाँ के लोग जानते हैं, ये लोग थोपते हैं। ठीक है, मेरे से लड़ने कुछ लोग आए होंगे तो उन लोगों को मंच देता हूँ। कुछ प्रश्न? हाँ, कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि सर कार्यक्रम का समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है और मेरे पास सूचना भी आ गई है। मैं संक्षेप में लूँगा और मैं तीनों प्रश्न एक साथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि लगभग एक दूसरे से भी जुड़े हुए सवाल हैं। और इसके साथ ही साथ जो मेरा आखिरी सवाल होता कि नक्सलवाद का समाधान क्या है, ये 4 प्रश्न मैं सर के साथ एक साथ छोड़ जा रहा हूँ। सिंस ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन समय थोड़ा कम है, तो मैं संक्षेपण के अनुरोध के साथ मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल है डॉक्टर जितेंद्र वीर का, दिल्ली विश्वविद्यालय से, कि कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है, किंतु पिछले 2 महीनों में पुनः कैसे इतना बढ़ गया और 2 महीनों में नक्सली कैसे 40 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देते हैं। दूसरा सवाल जो रोहित ओझा जी का है कि क्या बस्तर में भी भारतीय संविधान लागू है? क्या माओवाद से लड़ाई के नाम पर ग्रामीणों के फर्जी एनकाउंटर, महिलाओं से बलात्कार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले, जेल आदि जायज है? और तीसरा सवाल है अमित दत्ता का, नक्सल ने शोषण के कारण हथियार उठाए, अगर ऐसा कहा जाता है तो कश्मीर में वंचित पंडितों को क्या इसी राह पर चलना चाहिए? नक्सल समर्थित उन प्रबुद्ध लोगों का नजरिया कश्मीर में वंचित पंडितों को लेकर क्यों बदल जाता है? मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है वो पिछले 2 प्रश्नों के उत्तर की तरह भी है, तथा फिर भी मैं कल्लूरी जी से चाहता हूं कि वे इन तीनों प्रश्नों का, साथ ही नक्सलवाद का क्या समाधान हो सकता है, इसके साथ अपनी बात समाप्त करने का चाहता हूं। मैं शुरू में बोला था मैं गलती से आईपीएस में आ गया हूँ। हमको एक चीज़ सिखाया करते थे, एग्जाम में कुछ भी पूछो तुम वही लिखो जो तुमको आता है। तो आप लोग कुछ भी पूछिए, मैं वही बोलूँगा जो मैं किया हूँ। बस्तर में हम लोग एक 5 pronged स्ट्रैटेजी में काम किए थे। उसमें सबसे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस विथ डीआरजी, जो लोकल हमारा सरेंडर्ड माओइस्ट्स का हम लोग एक दस्ता बनाए थे, लगभग 1000-2000 का। मिलिट्री ऑपरेशंस विथ डीआरजी। सेकेंड, providing security cover to developmental activities with paramilitary forces. Third, surrender and rehabilitation policy. Fifth, empowerment of local tribes. Fourth and fifth, public awareness movements, जन जागरण अभियान। मिशन 2016 नाम देकर ये 5 pronged स्ट्रैटेजी में हम लोग सन 2016 में काम किए, बहुत सफल हुआ है। पहला वाला मिलिट्री ऑपरेशंस आप जानते हैं, वो टेक्निकल चीज़ है, आप तो समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, विकास। चूंकि माओइस्ट्स और उनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटेलेक्चुअल विंग ये बोलती है कि माओइज्म इसलिए आया है बिकॉज ऑफ administrative vacuum, political neglect and exploitative bureaucracy। और वो ये बोलते हैं कि जहाँ जहाँ माओइज्म है वहाँ ग्रॉस नेग्लेक्ट रहता है, एक्सप्लॉयटेशन रहती है, अंडर डेवलपमेंट रहता है, एंट्रेंच्ड पॉवर्टी रहती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कई वी
formulate strategies to address developmental issues and we provide a very robust security cover. तीसरा, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। ये सरेंडर पॉलिसी 2016 में बहुत सफल हुआ है, उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरा शादी 1996 में हुआ। पहले हम झगड़ा करते थे तो देखा भारी टेंशन हो रही थी। कुछ साल बाद मैं सरेंडर कर दिया तो बड़ा शांति लगा मेरे को। अब जब मैं नक्सलाइट फील्ड में आया, देखा लोग बड़ा परेशान है, माओइस्ट, तो मैं बोले यार सबसे बड़ा सरेंडर कार्डर मैं हूँ, मेरे से सीखिए और आप सरेंडर करिए। सरेंडर इसलिए, सरेंडर पॉलिसी, ये मैं हंसी मजाक में बोल रहा था, सरेंडर पॉलिसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्थानीय आदिवासी कभी अपने से माओइज्म को नहीं चुना, वो जानता भी नहीं माओइज्म क्या है, उसके ऊपर थोपा गया। यदि उस आदिवासी को अपन एक वायबल ऑल्टरनेटिव देंगे, एक मजबूत विकल्प, और देखेंगे ये कौन सा रास्ता चुनेगा, या एक क्रांति, विध्वंस, मृत्यु, हत्या, वो रास्ता चुनता है, या मुख्यधारा, प्रजातंत्र, नौकरी, शादी, परिवार, विकास, ये रास्ता चुनता है। ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने 2015-16 में देख के हम एग्जामिन किया, तो अधिकतर ट्राइबल्स, बस्तर के माओइस्ट को मैं माओइस्ट नहीं बोलता हूँ, विक्टिम्स ऑफ माओइज्म बोलता हूँ, और मैं माओइस्ट को उन लोगों को बोलता हूँ जो आंध्र प्रदेश, जैसा सर भी बोल रहे थे, कमांडर लोग आदिवासी नहीं रहते, बाहर के रहते, उनको मैं माओइस्ट बोलता हूँ, जो आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा से आके यहाँ स्थानीय बस्तरी आदिवासियों को पिट्टू डुलवाते हैं, हथियार डुलवाते हैं, इनसे एनकाउंटर्स करवाते हैं। मतलब बस्तर की आदिवासी माओइस्ट भी पीड़ित है, मैं उसको माओइस्ट की श्रेणी में गिनता ही नहीं। तो जब उन लोगों को हम लोगों ने सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के माध्यम से एक विकल्प दिया, अधिकतर लोग सरेंडर करने का रास्ता चुना है। ये पॉलिसी बहुत सफल रहा है। जो माओइस्ट सरेंडर किए उन लोगों से हम DRG करके कुछ ग्रुप्स बना के ऑपरेशंस में भी उन लोगों को मदद हम लोग लिया करते थे। और फोर्थ वाला एम्पावरमेंट ऑफ लोकल ट्राइब्स, उनको पढ़ाना, एजुकेशन देना, लाइवलीहुड कॉलेज में ज्वाइन कराना, पुलिस में अब्जॉर्ब करना, रेवेन्यू में अब्जॉर्ब कराना, इस टाइप का उनको अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार ने कोशिश की। फिफ्थ, पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट्स, हम लोग जनता को जोड़ के, क्योंकि मेन हमारा कस्टमर है जनता, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार माओइस्ट को मुख्यधारा में ले आने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा रूल्स, नॉर्म्स रिलैक्स करके आदिवासियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं आज भी। तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारा छत्तीसगढ़ का और भारत देश, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, वो सफल भी हो रहा है। जन जागरण अभियानों में हम लोग सितंबर 2016 में एक रैली ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें बस्तर से लगभग 1,20,000 लोग नक्सलियों के खिलाफ उस रैली में भाग लिया, क्योंकि नक्सलाइट या माओवादी हर जाति के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर संघ के, हर समुदाय के लोगों को हत्या किया है, किसी को ये लोग छोड़े नहीं। तो जब नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन आवाज उठाई, 1,20,000 लोग जगदलपुर में इकट्ठा होकर एक रैली हम लोगों ने निकाला। नक्सलाइट
जो हत्या करते हैं उसमें 99.9% ट्राइबल्स को ही मारते हैं। नक्सलाइट आदिवासी हितैषी नहीं है। एनी ट्राइबल लीडर हु इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इज either killed or attacked। बस्तर का 6 बार सांसद रहे बलिराम कश्यप जी का बेटा तानसेन कश्यप जी दुर्गा पूजा कर रहे थे, दुर्गा पूजा में घुस के मार दिया। बाबूलाल मरांडी जी के बेटे को मार दिया। सुरेश महतो जी जेएमएम के सांसद था, उनको मार दिया। महेंद्र कर्मा जी को मार दिया। सभी आदिवासियों को मारते हैं। इनकी एलर्जी डेमोक्रेसी से है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन से है, रूल ऑफ लॉ से है। ये लोग बंदूक के दम पे सत्ता हथियाना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे नहीं पता, मतलब उनको कोई ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। क्या करेंगे वो उनको नहीं मालूम है। सत्ता हथियाना है, लाल किले में झंडा फहराना है। ये 5 pronged स्ट्रैटेजी में हम लोग काम किया और बहुत हद तक सफल रहे। आपको लिख के देना था, चलो पूछिए फिर भी। सर ये बताइए कि हाँ हाँ जिस तरह से आदिवासी सक्रिय रूप से नक्सली मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो क्या इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट को भी ठिकाने लगाने की कोई पॉलिसी है, जिनकी बड़ी समस्या की वजह नक्सल सोशल एक्टिविज्म के नाम पर जिनकी इकोनॉमी चल रही है वो हुए जा रहे हैं? क्या सरकार के पास कोई पॉलिसी ऐसी है कि इनको भी जरा रास्ते पर लाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सोचा इसमें ना बोलूं, बट आप पूछे तो बात करता हूं। क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका यदि उनको बोले तुम 10 लोगों को मार सकते हो, सोशल एक्टिविटीज मेरे को ही 10 बार मारेंगे। तो ये ह्यूमन राइट ब्रिगेड्स, समाज सेवी संगठन, ये सब एक धंधा है। बस्तर में माओवादी सिद्धांत विहीन हो चुके हैं, क्रिमिनल बैंड बन के रह गया है। ये लोग पैसा उगाही करते हैं। हमारा आईबी रिकॉर्ड्स के मुताबिक सालाना 1100 करोड़ ये लोग बस्तर से उगाही करते हैं। एक्सटॉर्ट, टेरर मनी। ये टेरर मनी वो नक्सलियों को नहीं जाता है जो वर्दी पहन के बंदूक लेके पुलिस से लड़ता है या हत्या करता है। वो आर्म्ड माओवादी उतने ही गरीब है जितना वो 40 साल पहले थे। ये पैसा इन शहरी नेटवर्क को जाता है। ये समाज सेवी संगठन के नाम से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स के नाम से, कुछ एकेडमिशियन के नाम से, सभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेक्शन ये लेती है और ये लोग ऐसा दावा करते हैं हम वहाँ सेवा कर रहे हैं। ये लोग, मैं वहाँ 2004 से वहाँ काम कर रहा हूँ। क्या सेवा करते हैं? एक परिवार को ये लोग दिखाए कि हमारी वजह से इस परिवार को उद्धार हुआ। एक परिवार, मैं इस्तीफा दे दूँगा। ये लोग सिर्फ नक्सलाइट्स से मिलते हैं, जेल जाते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं। जहाँ जहाँ हमारे सुरक्षा बल जाते हैं वहाँ सुरक्षा बल के ऊपर रेप का आरोप लगाते हैं, हत्या का आरोप लगाते हैं, डकैती का आरोप लगाते हैं और पूरा देश में और विश्व में एक परसेप्शन बनाते हैं। चंद लोग हैं, हैंडफुल ऑफ देम, बट बहुत वोकल है। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता का घर वहीं का कुछ ग्रामीण ने घेर के हल्ला किया, मेरे को गाली देते कम से कम 70-80 देशों से चिट्ठियां, ईमेल, बहुत गंदी गंदी आते हैं। तो मेन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, भारत देश को इकोनॉमिक सुपर पावर ना बनने देगा। इसमें चाहे जम्मू कश्मीर का टेररिस्ट हो, अलगाववाद हो, या
साउथ का, माओइस्ट, सब एक ही है। बड़ा इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस रहते हैं, ये सब बहुत संगठित है, इसमें कई देश भी इन्वॉल्व है। चूंकि हम, आपको नहीं बोलना चाहिए, हमारे पास कुछ पावर्स, हम सर्वेलेंस करते रहते हैं। इनकी नेटवर्क पूरा विश्व में फैला हुआ है। इनकी मकसद एक ही है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, भारत देश का ताकत इसको सुलझाने में लगे और भारत देश एक इकोनॉमिक सुपर पावर ना बन पाए। इसके लिए विदेशी लोग इन भटके हुए लोगों को यूज कर रहे हैं, जो ये लोग समझ नहीं पाते। कुछ अवार्ड्स के लालच में, कुछ फॉरेन विजिट्स के लालच में ये लोग देश के खिलाफ ही बोल के अपने देश आगे ना बढ़ पाए, जाने अनजाने में ऐसा करते रहते हैं ये लोग। बट अच्छा है, अभी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा माओइस्ट सरेंडर हुआ बस्तर में। उन्होंने ऐसा ऐसा लोगों को नाम लिया जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर्स थे, अभी प्रोफेसर्स है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करे, कानून का हाथ लंबा है। एक सवाल मैं ले रहा हूँ। मेरे को बस्तर से हटाया, बट दिल्ली तक तो मैं आ गया हूँ। कार्यक्रम जो है समय सीमा से बहुत ज्यादा हो गया। 3 सूचना आ चुकी है कि अब जो है कृपया प्रश्न न लें। एक मिनट कलोई साहब, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं और आप बस्तर से दिल्ली आ गए तो हम लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि आपको हो सकता है पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएं। और आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो लेना दो यार। अब मैं अगली बार, क्योंकि आप पत्र लिख करके दे देते ना तो मैं उस चीज को कवर अप कर लेता। लेकिन आप समय कुछ अगला जो कार्यक्रम है पूछो, संक्षेप में पूछो। बस संक्षेप में एक सवाल। कमल शर्मा, संतोष यादव, बहुत सारे पत्रकारों ने आपके ऊपर नाम ले लेकर के आरोप लगाया कि आपने व्यक्तिगत रूप से उनको डराया, धमकाया, मरवाया। पत्रकारों से क्या दुश्मनी है आपकी? आप नक्सलवादियों को मारिए, माओवादियों को मारिए, एनकाउंटर करिए, लेकिन पत्रकारों से क्या दिक्कत है आपको, जो आपकी आलोचना करते हैं? मैं कुछ बोलूँगा, आप विश्वास करोगे? बताइए। दो क्या, एक कमल शर्मा, दूसरा नाम? कमल शुक्ला, संतोष यादव और ईशा खंडेलवाल, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप उन्हें डराते धमकाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग, बताओ। स्कॉल की सुब्रमण्यम बताया। और एक सुनो, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक मिनट मेरे भाई है कि उससे अधिक बेहतर नहीं हो सकता। और मैं बहुत आभारी हूँ कि कलूरी साहब ने अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी। मैं दिवाकर मिंज साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। मैं प्रोफेसर बुद्ध सिंह का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखी। और इसी के साथ मैं पूरे सभी दर्शकों का बहुत आभारी श्रोताओं का, जिन्होंने इस पूरी परिचर्चा को ध्यान से सुना। बहुत बहुत